नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का सेट 1 का आंसर की क्वेश्चन नंबर 21 से। तो इससे पहले एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम लोग देख चुके हैं और इसमें हम लोग 21 से देखेंगे। तो 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्युमिनियम को कोरोजन से बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन ए है गैल्वेनाइजेशन। ये करते हैं हम लोग लोहा पे जस्ता का परत चढ़ाते हैं, लोहा पे जिंक का कोटिंग करते हैं। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखो एनोडाइजिंग है, तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है एनोडाइजिंग। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक वीडियो में बताया था, उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा बता दे रहे हैं फास्ट में। उसमें क्या करते हैं, जो अल्युमिनियम का जिसको हम लोग को जंग लगने से बचाना है उसको हम लोग बना देते एनोड, है ना। ये अल्युमिनियम का क्या चीज का है, अल्युमिनियम का, और इसको बना देते एनोड। और यहाँ पर तुम कोई भी मेटल का ले सकते हो रड, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे कैथोड। तो अब बोलोगे एनोड कैथोड कैसे बनता है, तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं। आपको पता है बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव को जोड़ दिए कैथोड से, अब पॉजिटिव को जोड़ दिए एनोड से। ऐसा बात नहीं है, जो पॉजिटिव होता है उसी को बोलते हैं एनोड, है ना। तो ये वाला पॉजिटिव कनेक्ट है तो इसका नाम हो गया एनोड, है ना। और ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड। क्लियर। तो अब इसमें जो है जो भी सॉल्यूशन डालेंगे वो चिपकने लगेगा किस पे, एनोड पे, इस पे चिपकने लगेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन, इस पे एक लेयर चढ़ जाएगा और ये हम लोग का अल्युमिनियम जो है प्रोटेक्शन हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। क्लियर। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग, क्योंकि अल्युमिनियम का हम लोग क्या बनाए हैं, एनोड बनाए हैं। तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इलेक्ट्रोलिसिस वाला वीडियो देख लेना बाबू, पूरा डिटेल में बताएं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि कोई मेटल है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो बताओ कौन सा मेटल है। तो आपको पता है रिएक्टिव सीरीज आपको देखना होगा, हाइड्रोजन से जो ऊपर है वही इसको रिप्लेस कर सकता है। रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। रिएक्टिव सीरीज आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्टिव सीरीज याद होगा, कनाका मुगलजन या कहुना कार है, कनाका मुगल जन फ्रूटी सलाइस पचा, ऐसी था ना, फ्रूटी सलाइस पचा। और इसको ये हो गया Sn, ये हो गया Pb, कॉपर, Hg, Ag, Au, हाँ लास्ट में प्लेटिनम है। और मैं बताया था कि कॉपर से ऊपर होता है हाइड्रोजन। अब नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है भाई, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। मतलब ये सारा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर नहीं कर सकता है, Hg यानी मरकरी नहीं कर सकता है, चांदी नहीं कर सकता है, सोना नहीं कर सकता, प्लेटिनम डिस्प्लेस नहीं कर सकता। चैप्टर 1 बाबू डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिएक्शन पढ़ाए थे ना वही वाला है बाबू ये। तो बताओ कौन सा इसमें सबसे ऊपर है बाबू, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन से ऊपर ये सारा है और ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है बाबू, मैग्नीशियम। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर हो जाएगा आपका। रिएक्टिव सीरीज से बाबू बहुत सारा सवाल आता है, इसको अच्छे से आपको देखना होगा। क्लियर। इसको अगर मैं दिखा दूं, मान लो मैग्नीशियम है और ये है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये नाइट्रिक एसिड NO3 को खींच लेगा, क्या बन जाएगा MgNO3। लेकिन मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और NO3 का 1 होता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। हाँ, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब बोलोगे बैलेंस करो, तो मैग्नीशियम यहाँ देखो तो 1 है, तो यहाँ भी 1 है। HNO3 यहाँ 1 पीस है और HNO3 देखो तो NO3 के देखो तो कितना है, 2 पीस है। NO3 ठेठ में देखो, ऑक्सीजन 6 पीस, नाइट्रोजन 2 पीस, ऑक्सीजन 3 पीस, नाइट्रोजन 1 ही पीस।
तो यहाँ 2 लगाना होगा। क्लियर? तो देखो हाइड्रोजन भी 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, बैलेंस हो गया। तो देखो बाबू उतना बैलेंस वगैरह अभी मत सीखो, ठेठ में सीखो। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर यहाँ कॉपर लिखते कॉपर, तो ये रिएक्शन नहीं बनता, ये रिएक्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कॉपर का पावर नहीं है नाइट्रेट को डिस्प्लेस करने का। क्लियर है? मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर सकता है? जो हाइड्रोजन से ऊपर है। क्लियर? चलो वो रिएक्शन वाला वीडियो देख लेना बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा सबसे हाईली रिएक्टिव। तो अब बताओ, ये लिस्ट याद होना चाहिए। पहला था क्या? क ना का या कहो ना, कार है, कोई नहीं आया। मगर, अल्टो, देखो अल्टो है ना। लिस्ट आपको याद होना चाहिए बाबू। कहो ना कार है, मगर, अल्टो, जेन, फेरारी सब बेकार है, ऐसा था ना डायलॉग। तो देखो, तो इस लिस्ट में सबसे रिएक्टिव तो पोटेशियम है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन है नहीं। उसके बाद सोडियम, ये भी नहीं है ऑप्शन में। तो इसमें सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है आपको? तो अल्युमिनियम है ना। तो आंसर हो जाएगा 23 का अल्युमिनियम यानी डी। 23 का आंसर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से पढ़ो बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, लिख ले रहा हूँ बाबू। 24, 25, 26, 27, 28 है ना, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। चलो देखो तो क्या है क्वेश्चन बाबू। बोरा एमोंग द फ्लोइंग पोलर कंपाउंड इज। अब देखो पोलर नॉन पोलर आपको जानना होगा, किसको बोलते हैं पोलर, किसको बोलते हैं नॉन पोलर। इससे भी एग्जाम में सवाल पूछता है और ये 12 लेवल का चीज़ है ना। तो एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, उससे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। एक पहले समझना, जो भी पोलर कंपाउंड होगा वो पोलर में ही घुलेगा, वो पोलर में ही घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पोलर में घुल जाएगा, ठेठ में लिख दे रहे हैं, घुलेगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और जो नॉन पोलर है, जो भी कंपाउंड नॉन पोलर होगा वो किस में घुलेगा? नॉन पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। ठीक है, अब घुलने से सवाल आएगा पोलर नॉन पोलर तो बता दोगे। ठीक है, जैसे ठेठ में बताना, पानी और नमक, जल्दी बताओ। पानी अगर पता है हमको कि पोलर है, अभी पोलर नॉन पोलर क्या है वो समझाएंगे हम, लेकिन ठेठ में समझना, रट्टा मार लो, पानी पोलर है। पानी क्या है? पोलर है। अब तुमसे कोई पूछे नमक क्या है, नमक पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आपको ट्रिक से याद हो जाएगा कि पानी में नमक घुल जाता है, तो इसलिए नमक भी पोलर होगा। क्लियर है? अल्कोहल, दारू क्या है भाई? तो पानी जब पोलर है और दारू पानी में मिल जाता है, तो लोग मिलाते हो ना, तो दारू पानी में मिल जाता है, यानी दारू भी पोलर हो गया। क्लियर? किरोसिन, डीजल पानी में मिलता है, पेट्रोल पानी में मिलता है, नहीं मिलता है। तो तुम रट्टा मार लो कि पानी पोलर है, और जो पोलर में घुलेगा वही पोलर। ये मेरा पूरा धांसू ट्रिक है बाबू। क्लियर? आप चेक कर लेना, नमक को किरोसिन तेल में डुबा के देखना, घुलेगा नहीं। नमक को पेट्रोल में डाल के देखना, नहीं घुलेगा। आ रहा बात समझ में? तो पोलर पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर में ही घुलेगा। और एक चीज क्या रट्टा मार लो कि पानी है पोलर, पानी पोलर है ना। पानी क्या है बाबू? पोलर है, बस ये रट्टा मार लो। अब जो जो पानी में घुल जाएगा वो पोलर, और जो पानी में नहीं घुलेगा वो नॉन पोलर। क्लियर है? और पोलर नॉन पोलर के लिए एक हम अलग वीडियो बना देंगे, अच्छा से बताएंगे कि क्या होता है पोलर और नॉन पोलर, है ना। ठेठ में यहाँ समझ लो, इससे क्वेश्चन तेरा बन जाएगा। तो इसमें क्या है बाबू सवाल कि बताओ इसमें से कौन पोलर है? तो किरोसिन ऑप्शन में, तो किरोसिन आपका पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, तो पोलर नहीं होगा बाबू, नॉन पोलर हो जाएगा। अल्कोहल
पानी में घुल जाता है, तो यही हो गया पोलर। अब आगे उतना देखने की जरूरत है नहीं, आपको पूछ रहा था पोलर कौन है, तो अल्कोहल इज द राइट आंसर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी। 24 का आंसर हो जाएगा बी। पोलर नॉन पोलर से बहुत बार सवाल पूछता है बाबू, हाँ हो जाएगा। 25 नंबर, मेटल आसानी से इनमें से किससे निकाला जाता है, तो अयस्क से बाबू, ओर से। देखो धरती के अंदर जो भी यूजफुल चीज़ है सारे को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, खनिज, लेकिन वैसा खनिज जिससे मेटल निकलना आसानी हो, फायदेमंद हो, उसको बोलते हैं अयस्क यानी ओर, है ना, बहुत बार पढ़ाए बाबू। तो 25 नंबर का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मेटल है जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मतलब धरती के अंदर से आप एकदम इंडिपेंडेंट निकाल सकते हो, अयस्क के फॉर्म में नहीं रहता है, तो जो लेस रिएक्टिव होता है बाबू, सोना, चांदी, प्लेटिनम, है ना। तो सबसे एक्यूरेट आंसर इसमें होगा प्लेटिनम। ऐसे चांदी भी ऑप्शन में है, लेकिन सबसे लेस रिएक्टिव प्लेटिनम होगा। वो नहीं रहता तो सोना होगा, सोना भी नहीं रहता तो चांदी होगा, तीनों रहता सोना, चांदी, प्लेटिनम, और ऑप्शन में रहता ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा। रट्टा नहीं मारना, समझना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। 26 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ब्रास जो है उसको जब आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दोगे हवा में, तो उसमें हरा रंग का लेयर चिपक जाता है, हरा रंग का हो जाता है वो थोड़ा सा, है ना। तो बताओ किसके कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रास यानी पीतल पता होना चाहिए क्या चीज़ का बनता है। तो पीतल का ट्रिक है पिताजी। पीतल का ट्रिक क्या है, पीतल से मैं ट्रिक बनाया हूँ पिताजी, कभी नहीं भूलोगे। पिताजी मतलब पीतल किससे बना हुआ है, तांबा और जिंक से, यानी कॉपर उसमें है और जिंक है। तो ऑप्शन में तो जिंक का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, कॉपर का ही नजर आ रहा है ना। तांबा यानी कॉपर और जिंक, तो यानी कॉपर का ही कुछ बनता होगा। तो ठेठ में समझो कुछ कुछ रट्टा भी मारना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ध्यान रखना होगा यही कि अगर कॉपर सल्फेट यदि होता, अगर कॉपर सल्फेट होता तो कौन सा कलर का होगा, कॉपर कार्बोनेट होगा तो कौन सा कलर होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा तो कौन सा कलर होगा। ये सब आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। तो क्या रट्टा मारना पड़ेगा समझना। यहाँ पर आपको बोल रहा है कौन सा कलर बन रहा है, हरा। तो यहाँ सुनो, अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये बना अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा आपको नीला हरा टाइप का, मतलब हरा भी और नीलापन भी, हरा नीला टाइप का। हाँ, ग्रीनिश ब्लू बोलते हैं, मतलब हरा भी और नीला टाइप में भी, दोनों मिक्स कलर, हरा नीला मिक्स कलर। अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना तो इस कलर का हो जाएगा। अगर हरा बन रहा है तो कॉपर कार्बोनेट, इसके कारण कैसा बन जाएगा बाबू, हर्रा बन जाएगा। तो ये दोनों सबसे नामी है, रट्टा मारना होगा। तो आपको बोल रहा हर्रा होना ना, तो इसका आंसर होगा कॉपर कार्बोनेट, है ना। ये जो ग्रीनिश ब्लू बनता है ना बाबू, इसी को पैटीना बोलते हैं, पैटीना। ये भी बहुत बार आता है पैटीना। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसी को बोलते हैं पैटीना। और कॉपर कार्बोनेट मतलब कैसा कलर का बन जाएगा, हर्रा टाइप का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि हर्रा बनना चाहिए। तो 27 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, वेल्डिंग के लिए कौन सा चीज़ का यूज करते हैं। तो वेल्डिंग बोल के डराता है, मेन होता है सोल्डरिंग। तो तार वगैरह कैसे सोल्डरिंग करते हैं, नहीं करते हैं, अरे बिजली दे देते हैं, सोल्डरिंग आयरन, एगो तार पतला रहता है उसमें पिघला के चिपकाते हैं, तार को जोड़ते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग किससे करते हो बाबू, तो इसका भी ट्रिक बनाए थे हम, सोल्डर। अगर कोई आपको सोल्डर पे टाका लगाएगा तो मुंह से सीटी निकलेगा, शीशा और टीन, कॉपर और टीन, सॉरी शीशा और टीन। शीशा मतलब लीड और टीन का मतलब शीशा, सॉरी टीन का मतलब टीन, चदरा, है ना। तो सीटी, या तो सीटी बजाने से सोल्डर चलता है बाबू, वर्क करता है। एलओए वाला मेरा ट्रिक वाला वीडियो देख लेना। हाँ, सोल्डर किसका बना हुआ है, सोल्डर या ट्रिक था, सोल्डर पे अगर कोई टाका लगाएगा तो आपके मुंह से क्या निकलेगा,
सीटी। तो बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर सीटी कहाँ निकलता है और आंसू निकलता है, मतलब रोना आता है, चीख निकलता है। तब फिर मैं इसका उल्टा बनाया था कि बाजार में तुम घूर रहे हो, तेरे मुंह से सीटी निकल गया, तब तुमको टाका लग सकता है ना। शोल्डर को हिंदी में टाका ही बोलते हैं बाबू। तो सी का मतलब शीशा और टी का मतलब टीना, टीन, है ना। शीशा को सिंबल है बाबू पीबी और टीन का है एसएन, है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू? शीशा और टीन ए। 28 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बाबू। 29 बोल रहा है कि लिक्विड होना चाहिए और नॉन मेटल होना चाहिए। तो नॉन मेटल में लिक्विड सिर्फ एक पाया जाता है, ब्रोमीन। वो नॉन मेटल है और लिक्विड पाया जाता है ब्रोमीन। तो 29 नंबर का ए हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर, ब्रास किसका एलो है? पीतल। तो अभी बताया था ना पिताजी, तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक कौन है बाबू? 30 का सी, तांबा और जिंक। क्वेश्चन नंबर 31, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो देखो कार्बन का 3 गो एलोट्रोप होता है। कौन कौन? एक होगा ग्रेफाइट, एक होगा डायमंड, एक होगा बकमिस्टर फुलरेन, है ना। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हीरा। सबसे ज़्यादा हार्ड होता है बाबू, जल्दी नहीं पिघलता है, तो हीरा। तो 31 का हो जाएगा आपका डी। 32, बोरा वैसा कंपाउंड जो सूटी फ्लेम देता हो। तो सूटी फ्लेम का मतलब सुनो, कार्बन अगर बच गया है तो सूटी फ्लेम देगा। मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा है और कार्बन कम है, तब तो कार्बन खत्म हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन का संख्या कम है और कार्बन ज़्यादा है, तो जब जलाओगे तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और कार्बन बच जाएगा। तो कार्बन जब बच जाता है तो उसी को बोलते हैं सूटी फ्लेम आना, मतलब वो जलेगा जब टाइप का। हाँ, तो कार्बन होना चाहिए ज़्यादा, हाइड्रोजन होना चाहिए कम। कंपेयर में तो किसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होता है बाबू, कम होता है किसमें? बताओ, ठेठ में समझो, फिर से सुनो। हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो कार्बन आराम से जल जाएगा और हाइड्रोजन कम होगा तो कार्बन अच्छा से नहीं जलेगा, तो सूटी फ्लेम देगा। तो आप खुद बताओ, 3 चीज़ है, एक है अल्केन, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। कार्बन मान लो इसमें ले लिए 5 गो, तो हाइड्रोजन के गो होता है? 12 गो। इसमें कार्बन लिए 5 तो हाइड्रोजन होता है 10। इसमें कार्बन 5 लिए तो हाइड्रोजन होता है 8। तो जल्दी बताओ, अगर इसको जलाओगे, किसको? अल्केन को अगर जलाओगे, C5H12 को यदि जलाओगे, तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, कार्बन भी जल जाएगा, सूटी फ्लेम नहीं आएगा। लेकिन इसमें हाइड्रोजन 10 गो है और कार्बन 5 गो है, मतलब हाइड्रोजन, मतलब कार्बन जो है 5 गो है, हाइड्रोजन थोड़ा कम है इसके तुलना में। इसमें हाइड्रोजन और कम है इसके तुलना में, तो हाइड्रोजन ये दोनों में इसके तुलना में कम है। क्लियर? तो ये दोनों को जब जलाओगे तो कार्बन आपका बच जाएगा। क्लियर? तो सूटी फ्लेम देगा। तो अनसैचुरेटेड यदि है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो सूटी फ्लेम देगा। यहां देख लो, सूटी फ्लेम कब देगा? अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन पूरा अच्छा से जल जाता है, सूटी फ्लेम नहीं देगा। क्लियर? तो आप जल्दी से बताओ, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वही आंसर होगा। तो पहला नंबर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 1, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा है, यानी मीथेन है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। 3 और 8 आप जानते हो ना अल्केन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, दुगना से 2 ज़्यादा। तो दुगना से 2 ज़्यादा है तो सूटी फ्लेम नहीं देगा। अगर दुगना है तो सूटी फ्लेम देगा, दुगना से 2 कम है तो सूटी फ्लेम देगा। तो इसमें आपको कौन दिख रहा है बाबू? डी नंबर देखो, जस्ट डबल है, अल्कीन वाला है, तो ये सूटी फ्लेम देगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा बाबू, C2H4, 32 का डी। क्लियर? 33 नंबर बाबू, निकेल कैटलिस्ट के उपस्थिति में आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो अल्कीन में,
है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो आप इस बहुत बार पढ़े हो बाबू कि घी बनाते हैं इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। अल्कीन अल्काइन में हाइड्रोजन जोड़ के अल्केन बनाते हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते हैं, असंतृप्त को संतृप्त बनाते हैं हाइड्रोजन को जोड़ के, और निकेल नाम का यहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं। बहुत बार पूछता है कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो निकेल। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को जोड़ना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में हाइड्रोजिनेशन है नहीं। तो आपको पता है हाइड्रोजन का फायदा या ऑक्सीजन का घाटा, दोनों ही चीज को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ आंसर रिडक्शन भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए। अगर हाइड्रोजिनेशन होता तो भी आंसर था, रिडक्शन है तो भी सही है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि कोई कंपाउंड है C3H6O, उसका फॉर्मूला है ना, और उसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो कोई एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एसिड। तो ऐसा सिर्फ अल्कोहल करता है, जिसको आप अगर मतलब अथी कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो अल्कोहल जो है बन जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल में लास्ट में ओल रहता है, और ओल आपको सिर्फ एक ही गो में दिख रहा है, सी में। ज़्यादा उतना दिमाग मत लगाओ, बस यही जानो कि अल्कोहल को ही आप क्या बनाते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बदलते हो। कार्बन वाला मेरा चैप्टर पढ़ लो, तब समझ में आएगा ये वीडियो, है ना, जो कार्बन से रिलेटेड है। तो उसमें अल्कोहल होना चाहिए, और अल्कोहल में ओल होता है लास्ट में, है ना, OL, और ऐसा सिर्फ सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका नाम प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल, दोनों चलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डीनेचर रेक्टिफाइड स्पिरिट इज। मतलब जो स्पिरिट होता है, उसमें जो पॉइजनस पाया जाता है, जो जहर टाइप का चीज पाया जाता है, वो क्या होता है? तो स्पिरिट पहले आपको जानना होगा कि होता क्या है। तो स्पिरिट मेनली अल्कोहल का ही बनाया जाता है, शराब का ही बनाया जाता है, ठीक है। और शराब जो है फैक्ट्री में जा रहे हैं, शराब इथेनॉल, पीने लायक शराब क्या होता है बाबू? इथेनॉल होता है। अब वो फैक्ट्री में जा रहा है, उससे दवा हुआ माल बना रहा है। तो लेबर लोग क्या करता है? वो अल्कोहल को पी जाता है। तो काम क्या करेगा? दवा क्या बनाएगा? वो अल्कोहल को पी जाता है। तो जानबूझ के वो अल्कोहल में कुछ मिलाया जाता है ताकि वो जहरीला बन जाए, ताकि लेबर लोग उसको ना पिए, बोल दें कि बाबू इसमें जहर मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें मेनली मिला जाता है मिथेनॉल, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी आप लोग बोलते हो। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। वो जहरीला होता है, वो अगर 1-2 पैक मार लेगा तो अंधा हो जाएगा, ज़्यादा मार लेगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल 35 का बी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है? 36 नंबर है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। देखो बाबू, ईस्टर वाला हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आज समझ लो, है ना। इसको आप अच्छे से समझ लो है क्या। सबसे पहले समझो कि ईस्टर बनता कैसे। 2 गो रिएक्शन समझ लो, आपका इससे क्वेश्चन हर साल देता है, वो बन जाएगा, है ना। देखो होता क्या है, ईस्टर पहले बनाते क्या है। एक ले लेंगे इथेनॉल, क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे इथेनॉल, ठीक है। एक ले लेंगे इथेनॉल, इसको रिएक्शन करा देंगे, इथेनॉल ले लेंगे और इसको रिएक्शन करा देंगे इथेनोइक एसिड से। किससे? इथेनोइक एसिड से। इथेनॉल ले लेंगे, रिएक्शन करा देंगे इथेनोइक एसिड से, ठीक है। तो देखो इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है बताओ? C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। अब लेंगे इथेनोइक एसिड, CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड। अब इसको रिएक्शन कराना है, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक कैटेलिस्ट लेते हैं,
वो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? H2SO4। ये कैटलिस्ट का हम लोग यूज करते हैं। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन करता नहीं है, रिएक्शन में रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, ये देख लो C2H5 और CH3COO यहां तक, इसको OH को छोड़ दो और ये H को छोड़ दो। अब ये CH3COO यहां लिख दे रहे बाबू, CH3COO। ठीक है, और ये बचा क्या? C2H5, C2H5 ये बन गया, प्लस क्या बचा बाबू? यहाँ OH और यहाँ H, यानी बन गया H2। तो पानी का तो वैल्यू मत दो। ये जो बना बाबू CH3COO C2H5, इसी को बोलते हैं ईस्टर, इसी को बोलते हैं बाबू ईस्टर, इसी का नाम है ईस्टर। ठीक है, और ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाबू ईस्टरफिकेशन। क्लियर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरफिकेशन। ये जो ईस्टर बना, इससे स्मेल आता है, तो इसी से परफ्यूम वगैरह बनाते हैं, बहुत सारा आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवर में यूज होता है। क्लियर, और इसका हेल्प से साबुन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर। इसको इथाइल इथोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल इथोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल इथोनेट। ये हो गया बाबू आपका क्या, ये पूरा क्या था? इथोनिक एसिड। ये क्या था? इथेनॉल। ये दोनों को रिएक्शन कराएं तो आपका बन गया CH3COO C2H5 प्लस वाटर। तो वाटर का वैल्यू मत दो, इसी को दो वैल्यू, और इसी को इथाइल इथोनेट भी बोलते हैं। इसको आप ईस्टर के नाम से जानते हो। अब जो है एक प्रोसेस है सैपोनिफिकेशन, मतलब साबुन बनाना। उसमें क्या करते हैं? ईस्टर को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ले लो, ये पहला रिएक्शन हो गया बाबू। अब दूसरा रिएक्शन देखो, ईस्टर ले लिए CH3COO C2H5, ये आपका हो गया ईस्टर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको क्या बोल रहे हो बाबू? ईस्टर। अब इसको हम लोग जो है, ये ईस्टर को जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस या एसिड कुछ भी ले सकते हो, एसिड या बेस किसी से भी रिएक्शन करा सकते हो। लेकिन आपका एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर बेस से रिएक्शन कराया। क्या चीज से? बेस से। तो हम लोग भी बेस ले लेते हैं, NaOH, बेस से रिएक्शन कराया है। ठीक है, तो बेस से रिएक्शन कराया है। ये क्या है आपका? ईस्टर। ईस्टर को रिएक्शन कराया है एक बेस से, अल्कली से, है ना। अब क्या होगा देखो, CH3COO और इसका Na ले लो, CH3COO और इसका Na को ले लो, Na। ठीक है, और क्या बच गया? C2H5 और ये OH, C2H5OH। तो ये बन गया बाबू अल्कोहल, इथेनॉल। और ये जो बना, इसी का इस्तेमाल से साबुन बनाते हैं बाबू। इसी को आप सोप बोल सकते हो, साबुन इसी का बनाते हैं। सोडियम वगैरह चिपका हुआ है तो उसको, उसी से हम लोग साबुन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। और इसको बोलते हैं ईस्टरफिकेशन, ईस्टरफिकेशन। ये आपको रट्टा मारना होगा बाबू। क्लियर, रट्टा मार लो कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा किसका प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में, तो बनेगा आपका ईस्टर। और ईस्टर को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो बनेगा साबुन। क्लियर, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं बाबू। क्लियर, सोडियम एसीटेट, इसी को आप साबुन बोल देते हो। क्लियर, चलो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? ईस्टर को आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली यानी बेस। देखो यही बेस है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। सैपोनिफिकेशन। तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा बी। ये आपको एकदम याद कर लेना है। ये जो मैं अभी रिएक्शन कराया ना, ये आपको याद कर लेना है। एनसीईआरटी का किताब में बहुत अच्छे से है, 10वां क्लास में। ये फॉर्मूला को रट्टा मार लेना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बाबू? 36। 36 का हो गया आपको आंसर सैपोनिफिकेशन। तो इसका 36 का हो गया बी।
37 वेजिटेबल ऑयल। देखो बाबू, हम लोग कभी भी सैचुरेटेड चीज़ यूज करते हैं, सैचुरेटेड ऑयल, है ना। अनसैचुरेटेड खाओगे तो अनपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल खाएंगे तो सैचुरेटेड खाएंगे, सिंगल बॉन्ड खाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सैचुरेटेड, है ना। 37 का हो गया आपका सी, 37 का हो गया आपका सी। 38 नंबर बोल रहा हार्ड वाटर फॉर्म स्कम विथ सोप। देखो सच्चाई है कि हार्ड वाटर साबुन के साथ उतना झाग नहीं बनाता है, लेकिन मान लो कि झाग बना रहा है तो किसका प्रेजेंस के कारण? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रेजेंस के कारण बनाता है। ऐसे हार्ड वाटर से बनता ही नहीं है झाग साबुन से ज़्यादा। तो इसका एक तो बोल रहा कि बनाता है, तो ये गड़बड़ बात है, बनाता नहीं है। अब बनाता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रेजेंस के कारण, जो कि ऑप्शन में सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम है नहीं। क्लियर? तो इसको एक तरह से देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर बोल सकते हो या ऑप्शन एरर बोल सकते हो। बस ये जान जाओ कि जो साबुन में झाग बनता है वो कैल्शियम का प्रेजेंस के कारण या मैग्नीशियम का प्रेजेंस के कारण बनता है। क्लियर? 39। तो ये इसका ऑप्शन बोल दो, या तो रॉन्ग है या तो क्वेश्चन को चेंज करना होगा। ऑप्शन ही रॉन्ग है। 39 नंबर, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज। देखो बाबू, साबुन का जो झाग होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पानी में घुल जाता है और हाइड्रोफोबिक पानी में नहीं घुलता है। क्लियर? देखो हिंदी में जल रागी जल के अंदर घुस जाता है और जल विरागी जल के अंदर नहीं घुलता, तब ना मिलके झाग बनाता है। बाबू साबुन वाला वीडियो आप अच्छे से देख समझ लेना कि जो इस तरह से आप फिगर देखते होगे, ऐसे गोल और इस तरह से ऐसे, तो ये पानी के अंदर घुस जाएगा, ये पानी के अंदर नहीं घुसेगा। क्लियर? ये पानी के अंदर घुसा, ये पानी के अंदर नहीं घुसा। तो एक जो पानी के अंदर घुस गया उसको बोलेंगे जल रागी, इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक, और जो पानी के अंदर नहीं घुसा उसको बोलेंगे जल विरागी, हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ देखो तो क्या बोला बाबू? जल विरोधी, मतलब पानी में नहीं घुलेगा। और जो पानी में नहीं घुलता उसको क्या बोलते हैं? मिटा दिए बाबू। जो पानी में घुलता है वो पोलर, पानी में नहीं घुला नॉन पोलर। वो किस में घुला? हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर ही होता है। ठेठ में यहाँ समझ लो, एक चीज़ यहाँ लिख लो, ट्रिक है मेरा। पानी में घुलने वाला पोलर और हाइड्रोकार्बन में घुलने वाला नॉन पोलर, है ना। या ठेठ में पानी में नहीं घुलने वाला। तो इसमें तो साफ बोल रहा जल विरोधी, मतलब पानी में नहीं घुलेगा। तो पानी में नहीं घुलेगा तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो हाइड्रोकार्बन बोलो या बोलो कि जो पानी में नहीं घुले। पानी में घुल गया पोलर, नहीं घुला नॉन पोलर। क्लियर है? 40 नंबर बोल रहा कि बताओ कौन सा है जो होमोलोजस सीरीज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 होमोलोजस सीरीज में नहीं है। ये 39 का तो नॉन पोलर हो जाएगा बाबू। जल्दी बताओ। होमोलोजस सीरीज का मतलब समजातीय श्रेणी, मतलब एक ग्रुप का नहीं होना चाहिए। तो देखो बाबू, पहला देखोगे आप तो C1H4O है, एक का डबल 2 और 2 4, मतलब डबल से 2 ज़्यादा है। तीसरा देखो तो 2 6O, डबल से 2 ज़्यादा, 2 का डबल 4 2 6O, ये भी एक ही ग्रुप का है। डी नंबर देखो तो कार्बन 3, डबल करो 6 2 जोड़ दो 8, ये भी एक ही ग्रुप का है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो 4 का डबल करोगे तो 8, 2 जोड़ोगे तो 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला 12। तो ये अलग है, वो ग्रुप से अलग है, तो उसको बोलते हैं कि वो होमोलोजस सीरीज में नहीं है, समजातीय श्रेणी में नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो उसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी। 40 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? 41 नंबर बाबू, आपको मैं कार्बन वाला में बताया था कि कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी है कि एक तो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और बहुत लंबा लंबा चैन बनाता है। इसको बोलते थे हम लोग कैटिनेशन। क्या बोलते थे? श्रृंखलन। तो 41 का हो जाएगा सी।
41 का हो जाएगा सी। जो खाली कार्बन वाला वीडियो सुन लिया होगा उसमें ये आपको बन जाएगा। 42 नंबर देखो बाबू, ये अभी ऐसा रिएक्शन हम सिखाए थे। 42 नंबर आप लोग आंसर दोगे। CH3COOH इथेनोइक एसिड है। C2H5OH इथेनॉल है। जल्दी बताओ, ये दोनों रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है CH3COO C2H5 जो अभी बनाए थे ईस्टर। ये क्या बना बाबू? ईस्टर बना। तो क्याची का प्रेजेंस में बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में, H2SO4 का प्रेजेंस में। तो ऊपर में जो X है उसके जगह होगा H2SO4। तो 42 का हो जाएगा ए। क्लियर? वो रिएक्शन याद है तो आपका आंसर बन गया। 43 नंबर है बाबू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सबसे जुड़ा। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट में पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आपको कोई भी डाउट है इसमें तो बोलना, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। पोलर नॉन पोलर में बनाऊंगा, लेकिन बस इतना ट्रिक जान जाओ, पानी में घुल जाए पोलर, पानी में नहीं घुले नॉन पोलर। क्लियर? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।